नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों से आज चर्चा करने जा रहा हूं तथाकथित थर्ड फ्रंट की। वही थर्ड फ्रंट जिसकी कोशिश की है तेलंगाना के मुख्यमंत्री केसीआर ने। हम सब जानते हैं कि थर्ड फ्रंट बिना कांग्रेस महज एक बेईमानी साबित होता रहा है। इस मामले में अगर आपको शरद पवार का बयान याद हो तो शरद पवार जी ने कुछ महीने पहले एक बयान दिया था और उसमें उन्होंने साफ कर दिया था कि अगर सही मायने में भारतीय जनता पार्टी को कड़ी चुनौती देना है और भारतीय जनता पार्टी को देश की सत्ता से बेदखल करना है तो बगैर कांग्रेस के कोई भी मोर्चा इस काम को नहीं कर सकता। हम सब जानते हैं कि थर्ड फ्रंट जब जब बना है माइनस कांग्रेस और माइनस बीजेपी, तब तब कोई खास कामयाबी हासिल नहीं हुई है। इसलिए ज़रूरी है कि अगर सही मायने में बीजेपी को हराना है और केसीआर और उनके साथी चाहते हैं कि बीजेपी को 2024 के लोकसभा चुनाव में कड़ी चुनौती दिया जाए, तो उसके लिए कांग्रेस को साथ लेकर ही किसी तरह का मोर्चा बनाया जाना चाहिए। शरद पवार जी ने साफ किया था कि देश की लगभग 200 लोकसभा की ऐसी सीटें हैं संसदीय जिसमें कि सीधी लड़ाई कांग्रेस और बीजेपी की है। तो अगर कांग्रेस को आप किसी भी मोर्चे से बाहर रखेंगे, उस मोर्चे से जो कि बीजेपी को टक्कर देने के लिए बनाया जा रहा है, तो वह मोर्चा उतना प्रभावी नहीं हो सकता अगर उसमें कांग्रेस पार्टी शामिल नहीं होगी, क्योंकि इन 200 संसदीय क्षेत्रों में बाकी किसी भी दल का कोई वजूद नहीं है भारतीय जनता पार्टी के मुकाबले। और इन 200 संसदीय क्षेत्रों में अगर कोई पार्टी बीजेपी को चुनौती दे सकती है तो वह कांग्रेस पार्टी। तो इसलिए पहली बात तो ये कि जो ये जमावड़ा आज देखने को मिला है तेलंगाना में, वह पॉलिटिकली तो हम कह सकते हैं कि ठीक है, एक पॉलिटिकल हेडलाइन बनाने के लिए हो सकता है, लेकिन इसका हम बहुत ज़्यादा उम्मीद करें कि इससे भारतीय जनता पार्टी कमज़ोर हो जाएगी या माइनस कांग्रेस को ऐसा मोर्चा बन जाएगा जो 2024 के चुनाव में कांग्रेस और बीजेपी दोनों को बराबर का टक्कर दे पाएगा। तो मुझे नहीं लगता है, ये एक तरह से बहुत ही काल्पनिक होगा और एक तरह से दीवा स्वप्न ही कहा जाएगा। दूसरी बात है कि जो लोग आज इस मोर्चा में शामिल हुए हैं वे समय समय पर डायरेक्टली इनडायरेक्टली एनडीए के सहयोगी रहे हैं, आने तो एनडीए को समर्थन देते रहे हैं। एक वाम मोर्चे के को अगर छोड़ दें, वो भी वाम मोर्चा विश्वनाथ प्रताप सिंह के टाइम में यूनाइटेड फ्रंट का हिस्सा था बाहर से, और बीजेपी भी यूनाइटेड फ्रंट की सपोर्टिंग पार्टी थी बाहर से। और उस समय कांग्रेस को सत्ता से बीपी सिंह के नेतृत्व में जब बेदखल किया गया था, तो ये पहली बार हुआ था देश में कि वैचारिक तौर पर धुर विरोधी दोनों धड़े बीजेपी और लेफ्ट फ्रंट दोनों ने बीपी सिंह को प्रधानमंत्री बनने में मदद की थी और कांग्रेस को सत्ता से बेदखल किया था। लेकिन हम सब जानते हैं कि वह गठबंधन भी ज़्यादा लंबा समय नहीं चल पाया और मंडल और कमंडल की राजनीति के चलते विश्वनाथ प्रताप सिंह की सरकार गिर गई और विश्वनाथ प्रताप सिंह को प्रधानमंत्री के पद से त्यागपत्र देना पड़ा। उसके बाद से समय समय पर कभी केसीआर कभी बाकी पार्टियां परोक्ष रूप से बीजेपी की मदद करती रही हैं। और आज भी जिस तरह का जमावड़ा मिला है उसमें हम कह सकते हैं कि भले ही विजयन या बाकी लेफ्ट पार्टी के नेता तेलंगाना में तो केसीआर के साथ खड़े थे मंच पर, लेकिन राष्ट्रीय राजनीति में लेफ्ट फ्रंट आज भी कांग्रेस के साथ है और लेफ्ट फ्रंट कांग्रेस मिलकर ही राष्ट्रीय राजनीति में बीजेपी को चुनौती देने की स्ट्रेटजी बना रहे हैं। शायद यही कारण है कि लेफ्ट फ्रंट और कांग्रेस की दोस्ती के चलते जहां केरल में कांग्रेस को नुकसान हुआ, वहीं पश्चिम बंगाल में भी कांग्रेस का नुकसान हुआ, क्योंकि जब कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय लेवल पर लेफ्ट फ्रंट के साथ अलायंस करके राजनीति कर रही है, तो इसका असर सीधे इन दो राज्यों में पार्टी के प्रॉस्पेक्ट पर पड़ा और पार्टी के कार्यकर्ता कंफ्यूज रहे और डिसइल्यूजन रहे, क्योंकि लोकल लेवल पर जो इक्वेशन था लेफ्ट और कांग्रेस के वर्कर्स के बीच में अच्छा नहीं था और इसका सीधा फायदा
केरल में लेफ्ट फ्रंट की सरकार को मिला और वेस्ट बंगाल में टीएमसी और ममता बनर्जी को मिला, और बीजेपी टीएमसी के मुकाबले सीधे मुख्य विपक्षी दल की भूमिका में आ गई पश्चिम बंगाल में, और कांग्रेस पार्टी का लगभग वजूद ही खत्म हो गया पश्चिम बंगाल में। तो आप जब भी कॉन्ट्राडिक्शंस की पॉलिटिक्स करते हैं, जब कभी आप नेशनल लेवल पर जिस पार्टी से अलायंस करेंगे, अगर स्टेट लेवल पर उसी पार्टी के खिलाफ आमने सामने राजनीति करेंगे और चुनाव लड़ेंगे तो उसका नतीजा अच्छा नहीं होता है। और नतीजा ये साफ है कि आप राज्यों में भी हारते हैं और नेशनल लेवल पर भी हारते हैं। तो इसलिए जो लेफ्ट पार्टी के नेता तेलंगाना में आज केसीआर के साथ दिखाई दे रहे थे, उसी लेफ्ट पार्टी के तमाम नेता राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का भी समर्थन कर रहे हैं और कांग्रेस के साथ राहुल गांधी के साथ मिलकर नरेंद्र मोदी को सत्ता से हटाने की रणनीति बना रहे हैं। बाकी अखिलेश यादव की अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव को सबसे ज़्यादा डर अगर किसी से दिखाई देता है तो हमेशा कांग्रेस पार्टी से। अखिलेश यादव के पास जो वोट बैंक है वो कांग्रेस से निकला हुआ वोट बैंक है। माइनॉरिटी वोट बैंक और यादव वोट बैंक अखिलेश यादव की कुल राजनीतिक पूंजी है, और अखिलेश यादव को पता है कि जिस दिन माइनॉरिटी वोट बैंक अखिलेश यादव को छोड़ के अपने पेरेंट पार्टी या हम कहें कि जो ट्रेडिशनल पार्टी है कांग्रेस के पास चला गया, उस दिन समाजवादी पार्टी का पॉलिटिकल प्रॉस्पेक्ट उत्तर प्रदेश में बहुत खराब हो जाएगा। और ठीक वही स्थिति मायावती की भी है। तो इसलिए मायावती और अखिलेश बीजेपी से ज़्यादा उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस को अपना प्रतिद्वंदी मानते हैं, कांग्रेस को अपना दुश्मन मानते हैं, और इसलिए इन दोनों की कोशिश होती है कि उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल ना हो सके। इसलिए केसीआर के साथ आज जो मंच शेयर किया है अखिलेश यादव ने, तो उसके पीछे उनकी उत्तर प्रदेश की लॉन्ग टर्म पॉलिटिक्स है और लॉन्ग टर्म पॉलिसी है, और वह पॉलिसी एक ही है कि अगर नॉर्थ इंडिया में कांग्रेस पार्टी का रिवाइवल हो जाएगा तो उसका सीधा असर बीएसपी, एसपी इन पार्टियों के राजनीतिक वोट बैंक को पड़ेगा, और इन पार्टियों का वोट बैंक खराब होगा, नुकसान होगा, और उसका फायदा आगे चल के नेशनल लेवल पर और स्टेट लेवल पर कांग्रेस पार्टी को मिल सकता है। अगर तेलंगाना की भी बात करें तो तेलंगाना में भी कांग्रेस पार्टी एक प्रभावी विपक्ष की भूमिका में लगी है और उस हर तरह की कोशिश कर रही है। राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा भी तेलंगाना से होकर गुजरा है, और कांग्रेस की कोशिश है कि तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में अपनी पुरानी खोई हुई साख वापस लाई जाए, अपना जनाधार वापस लाया जाए। और शायद यही कारण है कि केसीआर कांग्रेस के मुकाबले और बीजेपी के मुकाबले उन दलों को लामबंद कर रहे हैं, एकजुट कर रहे हैं, जिनका कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी से 36 का रिश्ता है। लेकिन यह बात भी सच है और ये हिस्टोरिकल फैक्ट्स है कि अगर सही मायने में आप कांग्रेस बीजेपी को चुनौती देना चाहते हैं तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप कांग्रेस को अपने उस संभावित मोर्चे में शामिल करिए जो मोर्चा कि बीजेपी के मुकाबले 2024 के चुनाव में आमने सामने खड़ा हो। और अगर ऐसा नहीं होता है तो चाहे जितने भी मोर्चे बनेंगे वे सारे मोर्चे बीजेपी को कमज़ोर करने के बजाय बीजेपी को तीसरी बार लोकसभा में बहुमत दिलाने का ही काम करेंगे और नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री का पद सब पर बैठाने में मददगार साबित होंगे। इसलिए अगर कोई कहता है कि वे बीजेपी को सत्ता से बेदखल करना चाहते हैं और इसलिए कोई मोर्चा बनाने की कोशिश हो रही है, तो यह मोर्चा तब तक प्रभावी नहीं माना जाएगा जब तक कि उस मोर्चे में कांग्रेस पार्टी न हो। अब ये विपक्षी दलों को तय करना है, उन राजनीतिक दलों को तय करना है जो कि सही मायने में बीजेपी के साथ अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता मानते हैं और बीजेपी को सत्ता से बेदखल करते हैं। और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं, करना चाहते हैं, और अगर ऐसा वो नहीं करते हैं तो माना यही जाएगा कि जो विपक्षी मतों का विभाजन होगा उसका सीधा लाभ भारतीय जनता पार्टी को और नरेंद्र मोदी को मिलेगा, और भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी एक बार फिर 2024 के चुनाव में शानदार जीत के साथ सत्ता में वापसी करेंगे। आज इतना ही, फिर किसी अन्य महत्वपूर्ण विषय पर मैं अपनी राय साझा करूंगा। तब तक के लिए धन्यवाद। गुड इवनिंग।